नाजरीन, नया दौर के साथ आज शब आपकी खिदमत में वापस हाजिर हैं और मेरे साथ मौजूद हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब हस्बे मामूल और मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब हमें जॉइन कर रहे हैं लाहौर से। आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। कुछ ही देर में हमें बेनिश सलीम साहिबा भी जॉइन करेंगी चंद ही मिनट्स के बाद। तो मैं आज की जो हमारी गुफ्तगू है उसका आपसे वो जो अब मौज़ूआत हैं उनका तारुफ करवा दूँ। मौज़ूआत जो हैं वो यकीनन मुल्की सियासत से ही मुंसलिक हैं, जो गरमा-गर्मी इस वक़्त जारी है और कल बरोज़े इतवार यूथ कन्वेंशन जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक मुनक्किद किया गया, वहाँ पर मियाँ नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर ने बड़ी धुआँधार तकारीर की और हुकूमत को भी आड़े हाथों लिया, एस्टेब्लिशमेंट को भी आड़े हाथों लिया और अपना मौक़िफ़ वही दोहराया जो वो पिछले कई महीनों से उस पर कायम हैं और जिसमें कि वो ना सिर्फ़ इमरान खान हुकूमत के खिलाफ़ जो अपनी मुहिम और जो पूरी कैंपेन है उसका भी ज़िक्र कर रहे हैं, मगर साथ-साथ वो ये भी उन्होंने याद करवाया कि जो इमरान खान साहब को लाने वाले हैं, उनका भी मुहासबा और उनकी भी पूछ-गिछ जो है वो ज़रूरी है। आज सोमवार को यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो कि अब मुंतखब हो चुके हैं सेनेटर, उन्होंने अदालत से रुजू किया है कि उनके जो चेयरमैन के इंतखाबात में जो 7 वोट मुस्तरद हुए थे, उनको गलत तौर पर मुस्तरद किया गया है, वही चेयरमैन हैं और उसके ऊपर कोर्ट क्या ऑर्डर देगी, ये भी आने वाले दिनों में मालूम पड़ जाएगा। और अभी कुछ ही देर पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी बड़ी एक मानी-ख़ेज़ किस्म की गुफ्तगू की है जिसमें मीडिया ने जो रिपोर्ट किया है, उससे यही ज़ाहिर होता है कि इस वक़्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जो तनाव की सूरत-ए-हाल है, वो बड़ी वाज़ेह है। उनकी सोशल मीडिया टीम्स तो ऑलरेडी धड़ाधड़ जो हैं इस वक़्त मौजूद हैं, एक-दूसरे को नीचा दिखाने में, एक-दूसरे के माज़ी की गलतियाँ और पोज़ीशंस को उछालने में और जो पीडीएम का एक इत्तेहाद का एक जो तासुर था, वो अब रफ्ता-रफ्ता ज़ाइल होता जा रहा है और लगता यही है कि ये राहें जो हैं, ये अब अलग होंगी। और इसी मौज़ू के पे बात करने के लिए बेनिश सलीम आ चुकी हैं हमारे साथ। शुक्रिया बेनिश फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू एंड वेलकम बैक। तो लेकिन मैं गुफ्तगू का आगाज़ मुज़म्मिल साहब से करूँगा। मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब, आपने कल जो तकारीर थी मियाँ साहब की और उनकी दुख्तरे नेक अख्तर की और उनके दामाद दामाद-ए बातदबीर की, तो वो आपने जो सुनी गुफ्तगू वो तो बड़ी ताबड़तोड़ हमले उन्होंने हर जगह जो है ना फायरिंग की एक खुली रेंज पर। क्या कहेंगे उसके बारे में और ये क्या इंडिकेट करता है कि कोई समझौता-वोता नहीं हो रहा, कोई बैकडोर बातचीत नहीं हो रही? लगता है फिलहाल तो यही। देखें, ये पॉलिसी और पोस्चर का खेल भी पाकिस्तान की सियासत में रहता है और पॉलिसी और पोस्चर के खेल में पॉलिसी कुछ भी हो, पोस्चर कुछ और हो जाता है। मियाँ साहब बीच में खामोश भी हो जाते हैं और फिर मियाँ साहब दरमियान में बोलना भी शुरू कर देते हैं। हमने 1 डेढ़ साल मरियम का ट्विटर बंद भी देखा है और फिर ट्विटर को 1 सेकंड के लिए बंद ना होते भी देखा है। तो ये तो शरीफ फैमिली और बिलख़ुसूस नवाज़ शरीफ फैमिली की अपनी पॉलिटिकल टाइमिंग्स के तहत वो ये तय करते हैं कि कब उन्होंने हमला करना है और कब उन्होंने रिट्रीट करना है। कब उन्होंने बाहर जाने के लिए नेगोशिएट करना है और कब उन्होंने खामोशी करनी है और कब उन्होंने आर्मी एक्ट पे वोट डाल देना है और कब उन्होंने जो है आर्मी के खिलाफ तकरीरें भी करनी है। तो ये तो हमने उनके चारों मौसम सियासत के जो हैं वो देखते हैं हम अक्सर और मियाँ साहब की सियासत ऐसी ही है। और वो सऊदी अरब भी चले जाते हैं, वो वापस भी आ जाते हैं, वो लॉन्ग मार्च भी कर लेते हैं, वो खामोशी भी कर लेते हैं, वो फिर लंदन भी चले जाते हैं। तो वो अपना एक कदम आगे, एक कदम पीछे, एक कदम राइट, एक कदम लेफ्ट इस किस्म की सियासत वो करते रहते हैं और अपने बयानिए को लेकर भी चलते रहते हैं। तो इस वक़्त चूँकि मेरा ख़्याल है पीपल्स पार्टी से राहें जुदा करने के बाद एक अग्रेसिव स्टांस की ज़रूरत है बाकी बची हुई पीडीएम को। ताकि वो पीडीएम में पीपल्स पार्टी के निकलने की रीज़न्स को लोगों को समझा सके
कि हम चूँकि एंटी एस्टेब्लिशमेंट बहुत ज़्यादा जाना चाहते थे और हम चूँकि सिलेक्टर्स के खिलाफ जाना चाहते थे और पीपल्स पार्टी का जो है वो बहुत इस वक़्त सिलेक्टर्स के खिलाफ ना जाने का था, तो इसलिए हमारे साथ उनका गुज़ारा नहीं था, जो नैरेटिव्स यहाँ से आके राहें जुदा हो गई आगे। लिहाज़ा मैं समझता हूँ कि वो ये नैरेटिव्स की खेल है और मियाँ साहब ने इस वक़्त उनका ख़्याल है कि वो जितना प्रेशर डाल सकें, एक लॉन्ग मार्च कर सकें। देखिए लॉन्ग मार्च मौलाना फज़ल रहमान का भी ये हुकूमत सहने की पोज़ीशन में नहीं थी और चौधरी परवेज़ इलाही के घर पे और शुजात साहब के साथ कौन-कौन मेरा मतलब है कि उस धरने को ख़त्म कराने के लिए मिलता रहा फज़ल रहमान साहब को और क्या-क्या वादे होते रहे, हमने वो भी देखा है। और अगर मुस्लिम लीग नून और जेयूआई मिलकर कोई शो पुट अप करती हैं तो वो कोई छोटा शो नहीं होगा। मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी के जाने से कोई उनकी पब्लिक स्ट्रेंथ कम हुई है। पार्लिमानी स्ट्रेंथ कम हो सकती है। पीपल्स पार्टी तो अब पब्लिक पॉलिटिक्स की पार्टी नहीं है पंजाब और केपी में। सिंध से लोगों का इस्लामाबाद पहुंचना मुश्किल था और कभी भी ये अंदाजा नहीं था कि पीपल्स पार्टी सिंध से कोई 10,000 लोग भी इस्लामाबाद ले आएगी। या ऐसा कोई मूड है पीपल्स पार्टी का। उनके लीडर्स ने ही कंटेनर पे होना था और चंद 100 लोगों ने आगे झंडे लेके होना था, जो हमने पीडीएम की तमाम देखा जलसों में। कहते हैं जी लोग नहीं आए। भाई जितने लोग आए वो नून लीग और जेयूआई के आए और पीपल पार्टी की तो कोई प्रेजेंस नहीं थी किसी भी जलसे में। इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर तो उन्होंने लॉन्ग मार्च करना है, रिजाइन्स देने हैं, चीज़ों को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर लेकर जाना है, तो पीपल्स पार्टी से ये राहें जुदा करने का बेहतरीन वक़्त था और मैं समझता हूँ कि ये नवाज़ शरीफ ने उनके साथ राहें जुदा करने का फैसला किया। जरदारी साहब से सिर्फ इतना हुआ कि उन्होंने भांपते हुए पहले हमला कर दिया। अगर जरदारी साहब वो हमला ना करते, तो राहें वैसे भी जुदा हो जानी। मतलब तलाक और खुला वाला फ़र्क था और मैं समझता हूँ कि जरदारी साहब ने खुद ही खुला ले लिया, बजाए इसके कि उन्हें तलाक दी जाती। तो इसलिए मेरी राय में पीपल्स पार्टी आगे साथ नहीं चल सकती थी, जहाँ तक चल सकती थी, वहाँ तक ऑपोज़िशन ने उसे साथ चलाया और उनको घसीट-घसीट के साथ लेकर चले, उनकी बातें भी मानी, उन्हें ओब्लाइज भी किया। आगे नहीं चल सकते थे और बेहतरीन वक़्त था उनसे राहें जुदा करने का और मैं समझता हूँ कि नवाज़ शरीफ और फज़ल रहमान की सियासत के लिए ज़रदारी का साथ रहना अब उनके लिए ज़हर-ए-कातल ही था कि मज़ीद कितनी अब वो ज़रदारी साहब की गेम खेल सकते थे, इससे आगे नहीं खेली जा सकती थी। लिहाज़ा नून ने और फज़ल रहमान ने तो आगे मिलके इलेक्शन भी लड़ना है। जरदारी साहब का कोई आगे मूड नहीं है आगे मिलकर इलेक्शन लड़ने का। जरदारी साहब की गेम और है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये सोचा-समझा फैसला है पीडीएम से पीपल्स पार्टी की अलहदगी, चाहे वो आप कह लें जरदारी साहब ने की है या नवाज़ शरीफ और फज़ल रहमान ने आसिफ जरदारी साहब को इतना दीवार से लगाया है, इस्तीफों का शोर मचा के कि पीपल्स पार्टी भाग जाए, वरना अभी तक कोई इस्तीफे देने की डेट तो नहीं दी है उन्होंने। वरना ये तो नहीं है कि जो ही पीपल्स पार्टी चली गई है तो अगले दिन इस्तीफे जमा करा दिए हैं। लेकिन उन्होंने इस्तीफों पर पीपल पार्टी को इतना बुली किया है कि पीपल पार्टी बुली होकर खुद ही भाग गई। बुली, अच्छा ये तो आपने बड़ा सख्त जो है लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। जी, मैं बीनिश चूँकि मौजूद है, बीनिश से मैं पूछता हूँ कल के जलसे के बारे में, लेकिन एक क्विक कमेंट जो है मैं सोलंकी साहब से लेना चाहूँगा। ये जो इस वक़्त खुला या तलाक या अलहदगी, जो भी लेवल आप इस वक़्त मुज़म्मिल साहब की मैं ज़ुबान अब जो है ना वो इनके इस्तारे इस्तेमाल करूँगा कि किस स्टेज पर है सोलंकी साहब? क्या ये अलहदगी है, लवर्स क्वारल है या ये मामला अदालत तक जा पहुँचा है कि जहाँ पे अब सर्टिफ़िकेट जारी होने अब बाकी है? कुछ बताइए इसके ऊपर। मैं ये रोमन कैथोलिक मैरिज तो नहीं थी ना कि सेपरेशन हो और डाइवोर्स नहीं हो सकती। हाँ जी, ये भी है। ठीक है, ठीक है। जी, सोलंकी साहब। मुख्तसर मुख्तसर बात अगर है, तो वो यही है कि मैं सुहरवर्दी साहब का जो तज़िया है अ, उससे बड़ी हद तक इत्तेफ़ाक करता हूँ कि अब ये मामलात जो है, वो बिल्कुल अ, जा रहे हैं अलहदगी पर और जो बदकिस्मती है, वो ये है कि अब
जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में कि ग्लव्स आर ऑफ एंड नाइव्स आर आउट। तो वो जी, वाली सूरत-ए-हाल है। आज जो बिलावल ने मरियम की ट्वीट के जवाब में एक पूछे गए सवाल के जवाब में जो तबसरा किया है, वो इसका इज़हार है कि अब सियासत भी अपनी-अपनी है और इत्तेहाद भी शायद अपने-अपने होंगे। जी। अच्छा, सियासत भी अपनी-अपनी और इत्तेहाद भी अपने-अपने। चलिए कौन? जी बिनिश साहिबा, अब आप चूँकि मौजूद हैं और कल आपने देखा होगा मियाँ साहब का भी बड़ा जारहाना जो था हुँ, पोस्चर, मरियम ने तो हस्बे मामूल कल काफ़ी सारे चौके-छक्के मारे और मरियम नवाज़ के शौहर नामदार जो हैं कैप्टन साहब उन्होंने तो हद ही कर दी। ऐसे-ऐसे नाम ले लिए जो अब मैं और आप आसानी से नहीं लेंगे। तो क्या बिनिश कहेंगी आप कल की स्पीचेज़ के बारे में और फिर आज जो ये इनकी आपस में झगड़े लड़ाइयाँ स्टार्ट हुई हुई हैं? भई आप लोगों के सामने अब मैं क्या बोलूँ रज़ा, लेकिन मैं कल की स्पीच के ऊपर तो सिर्फ नहीं, मैं तो ओवरऑल ही एक चीज़ कहूँगी जो कि मैं ज़रूरी समझती हूँ आपके प्लेटफ़ॉर्म से, बिकॉज़ आप मौका भी देते हैं और आपके प्लेटफ़ॉर्म में सच सुनने की हिम्मत भी है, मादा भी है और लोग आपको फ़ॉलो भी करते हैं। तो मैं इसका भरपूर फ़ायदा उठाते हुए, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो मरियम नवाज़ हैं, वो एक सिर्फ़ सियासी जंग नहीं लड़ रही हैं, वो एक तारीख़ रक़म कर रहे हैं। मुझे पता है अभी जो सुनने वाले हैं ना, बहुत से लोग होंगे, वो कहेंगे चलें जी, विनेश ने तो हो ऑन द टॉप कर दिया। लेकिन आई विल टेल यू वो कौन-सी तारीख मरियम नवाज़ रकम कर रही हैं। वो एक ऐसी तारीख मरियम नवाज़ रकम कर रही हैं कि वो नारे जो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ आपको कोयटा में, बलूचिस्तान में, पहाड़ों पर सुनाई देते थे, वो अब आपको पंजाब में सुनाई दे रहे हैं। स्पेसिफिकली बात करूँ सेंट्रल पंजाब में सुनाई दे रहे हैं और स्पेसिफिकली बात करूँ तो आपको लाहौर जैसे शहर में सुनाई दे रहे हैं। वो नारे जो कि लाहौर के ये बागों का शहर कहा इसको जाता है और यहाँ पर अगर आपको ये नारे सुनाई दे रहे हैं, तो क्या ये मामूली बात है? क्या आप लोगों ने सोचा था अपने दिल पे हाथ रख के रज़ा सोलंकी साहब आप, सोहरवर्दी साहब आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या 2017 में आपने सोचा था कि कोई आएगा, वो भी पीएमएलएन में से आएगा और एक खातून आएँगी और आ करके ये कर जाएँगी कि एक तारीख लिखी जाए। मैं जब बड़ी हो रही थी ना ऐज वाइज़ भी और अपने प्रोफ़ेशन में भी, तो मुझे यही बताया जाता था कि भई एस्टैब्लिशमेंट जो है ना बड़ी मतलब डर्टी चीज़ है। इतनी डर्टी चीज़ है एस्टैब्लिशमेंट के बड़े ऑर्गनाइज़्ड लोग होते हैं और इनके बंदे हर जगह पे हैं। विनेश आप इनसे लड़ नहीं सकती, इनसे बन कर चलना है, सबको साथ लेकर चलना है। अगर मैं ये कहूँ कि एस्टैब्लिशमेंट में सोचने समझने वाले ब्रेन्स खत्म हो गए हैं, तो कुछ गलत नहीं होगा इसलिए क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट को ये समझ ही नहीं आ रही है कि कितना बड़ा डेंट मरियम नवाज़ और मियाँ साहब एस्टैब्लिशमेंट पर डाल चुके हैं। इतना बड़ा डेंट और उसकी जो कीमत मरियम और नवाज शरीफ अदा कर रहे हैं वो तो कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ बात बाप-बेटी की नहीं है। पूरी देग के ऊपर से आप ढक्कन उठा के देखें, शाहिद खाकान अब्बासी निकलेगा वो ये बात करेगा, राणा सनाउल्लाह निकलेगा वो बात करेगा, जावेद लतीफ उठेगा वो बात करेगा, शेखुपुरा से इलेक्टेड बंदा है, आपने कभी सोचा था शेखुपुरा से आपको इस तरह की आवाज़ें सुनाई देंगी? नहीं, सो वो एक तारीख रकम कर रही है एंड इन रिटर्न क्या हो रहा है, उनको क्या सहना पड़ रहा है इन रिटर्न इस लड़ाई का जो है अपैरेंटली कभी-कभी लगता है कि पीएमएलएन को जैसे कोई धचका लग रहा है, बाप के सामने बेटी को अरेस्ट कर लेते हैं, गाली दे देते हैं, जूते मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन क्या इससे पीएमएलएन टूटी? आप मुझे खुद बताएँ, मेरे से ज़्यादा आप हिस्ट्री को जानते हैं, सोलंकी साहब जानते हैं, आप जानते हैं। आप मुझे बताएँ कभी इतनी रियासत के सामने, एस्टैब्लिशमेंट के सामने कोई और जमात खड़ी हुई है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी लीडर, आई एम टॉकिंग अबाउट एक जमात। क्या वो जमात टूटी है? अंदर डिफरेंसेस होंगे। आप लाख बातें करें, शहबाज शरीफ दाएँ चले गए, ख्वाजा आसिफ ने ये कर दिया, वो कर दिया। क्या उन्होंने पीएमएलएन छोड़ी? क्या उन्होंने ऑन द फेस ऑफ इट पीएमएलएन को दगा दिया? नहीं दिया। तो ये एक तारीख है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये सिर्फ एक जंग नहीं है। एक तारीख लिखी जा चुकी है, एक तारीख एक छोटी-सी चीज़ और उसके बाद मैं अगले कमेंट की तरफ जो भी आप पूछेंगे वो दूँगी। डीएचए मुल्तान बन रहा है। आपने सोशल मीडिया पे डर देखा उसके बारे में? कोई खौफ जी, देखा? उसके लिए 1 लाख आम के दरख्त कट गए। क्या शायरी हो रही है भई, लोगों का उमंड-उमंड के शेर जो है वो बाहर निकल रहे हैं। कोई डर रहा है? कोई डर रहा है? तो एस्टैब्लिशमेंट को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जो डेंट मियाँ साहब और मरियम उनके अंदर डाल चुके हैं, वो इतनी जल्दी आसानी से भरेगा नहीं। ये समझने वालों के लिए इसमें निशानियाँ हैं। मैं अगर आपके फोरम के ऊपर बैठ के बात कर सकती हूँ, आप अपने फोरम पे बैठ करके बात कर सकते हैं, बगैर नाम लिए बात कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि मरियम सिर्फ जंग नहीं लड़ रही है, मरियम नवाज़ एक तारीख लिख रही है और ये तारीख लिखी जा चुकी है। एम आई राइट सोलंकी साहब? सोलंकी साहब बताइए जी मैं आप अपनी मैं अपनी जो है ऐड कि करूँगा।
अपनी मैं ऐड चहेती का करूंगा। हाँ को तो आप सोहरवर्दी साहब सपोर्ट के तड़के करेंगे। के बगैर तो मेरी दाल तैयार होगी नहीं है। जो मैंने मसर चावल बनाए हैं अभी, वो तो सोहरवर्दी साहब के मिर्चों के तड़के के बगैर तो पूरा नहीं होगा है। तो फिर तड़का डाल दे सोहरवर्दी साहब। देखें, मुझे नहीं पता वो तारीख रकम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, ये तो तारीख लिखने वाले बताएंगे कि उन्होंने क्या तारीख रकम की है। मुझे ये पता है कि इस मुल्क में पंजाब की और लाहौर की सड़कों पर लोगों ने जमहूरियत के लिए कोड़े खाए हैं, और हर कोड़े के जवाब में वो जमहूरियत जिंदाबाद के ही नारे लगाते थे। मुझे ये भी पता है कि इस पंजाब में, लाहौर में, शेखुपुरे में, पिंडी में लोगों ने फौजी आमरीत के खिलाफ उसी तरह आवाज़ उठाई है जैसे बलूचिस्तान में और सिंध में उठाई गई है। और अगर और मैं समझता हूँ कि अगर आमरीत और फौजी आमरीत के खिलाफ जद्दोजहद देखी जाए और कुर्बानियाँ देखी जाएं, तो नून लीग की बहुत कम है, और पीपल्स पार्टी ने तो लाशें भी उठाई हैं, मय्यतें भी उठाई हैं, और उसके कारकुनों ने अपनी कमर पे जिस तरह कोड़े और खाए हैं और कैद काटी है, उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं मिलती है। हमारे यहाँ सहाफ़ियों ने, सियासी कारकुनों ने, आम कारकुनों को, जब मैं बिल्कुल स्टूडेंट लाइफ में, मैं कॉलेज में गया, तो मैं लोगों को मिलता था, तो वो हालांकि मैं राइट पे विंग की स्टूडेंट पॉलिटिक्स करता था, लेफ्ट विंग की स्टूडेंट पॉलिटिक्स नहीं करता था, लेकिन हमें ऐसा ऐसा गुमनाम सियासी कारकुन भी मिलता था, इसने 7 कोड़े खाए हैं, इसने 9 कोड़े खाए हैं, और उनकी कमर पे वो कोड़े, और उन्हें जिंदगी में उसके सिवा कुछ भी नहीं मिला जमहूरियत की कमिटमेंट के अलावा। तो एक तो मैं ये नहीं समझता कि पंजाब की जो है वो कोई कुर्बानियां, और पंजाब में लोगों ने जमहूरियत के लिए या फौजी आमरीत के खिलाफ कम आवाज उठाई है। ये जरूर है कि नवाज शरीफ साहब भी भुट्टो की तरह या एक स्टेज पे बिल्कुल राइट फौज के साथ रहे, लेकिन मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने कोई मुल्क में रह के खुद को फांसी देने पर तो चढ़ने पर तो कभी तरजीह नहीं दी है। चाहे वो सऊदी अरब जाएं, चाहे वो लंदन जाएं, वो सेफ पैसेज के हमेशा गाहक रहते हैं। और नवाज शरीफ ने, और उन्होंने आर्मी एक्ट को वोट भी डाला है, और वो तारीख भी रकम की है आर्मी एक्ट में वोट डाल के। और हमने 1.5 साल मरियम नवाज का ट्विटर ऐसे बंद देखा है जैसे कोई सेफ में किसी ने चाबी में रख के गुम गया था। जी। तो और मेरा मतलब है कि वो फिर अपनी टाइमिंग पे खुलता है और अपनी टाइमिंग पे बंद होता है। तो मैं नहीं समझता कि हम ये कहें कि वो कोई लाहौर में नई तारीख रकम कर रहे हैं। लाहौर और पंजाब के जज्बे उसी तरह जवान थे। ये अलग बात है कि उनको मिसयूज किया गया है। भुट्टो लाहौर का लीडर था, भुट्टो कभी सिंध का लीडर था, भुट्टो पंजाब का लीडर था। भुट्टो के लिए जमहूरियत की लड़ाई पंजाब ने और लाहौर ने लड़ी, भुट्टो को इक़्तिदार पंजाब और और लाहौर ने दिया। और मैं इजाफा कर दूं, मुजम्मिल भाई, सॉरी आपको, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। मैं इजाफा कर दूं कि बिनिश शाह, जहां तक आपने बात कही है, मैं आपसे काफी हद तक इत्तेफाक करता हूं, मैं अभी इस पे बात करता हूं। लेकिन ये बात जरूर है कि बेनजीर भुट्टो साहिबा जो थी, बेनजीर शहीद की हमें नहीं स्ट्रगल भूलनी चाहिए। वो और बात है कि आज पाकिस्तान में हमने जो तारीख, बेनजीर का इस्तकबाल लाहौर ने कर दिया जी बिल्कुल, जियाउल हक की आमरीत में, Yes, आमरीत मेरा में मतलब है किया, 1987 remember a 10 उसकी hours उसकी कोई long drill. बिल्कुल। उसकी कोई मिसाल मिलती है? मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने किसी लीडर का ऐसा इस्तकबाल लेकिन कर सकती है लेकिन किसी सोहरवर्दी साहब, मुशर्रफ की आमरीत में या किसी आमरीत में, जो लेकिन सोहरवर्दी बेनजीर साहब जो देखिए जिया बात, की आमरीत में बेनजीर का इस्तकबाल हुआ है? तो नहीं नहीं, हम आपने पंजाब आप को और सारी बातें, आप सारी बातें सही कर रहे हैं। देखिए तारीख, मुजम्मिल भाई, बात ये है कि बिनिश की बात जो है ना, वो इसलिए सोचनी और उस पर गौर करने की जरूरत है। ये तारीख के मोमेंट्स होते हैं। भुट्टो साहब जो थे, 60s की एक पूरी इस वक्त एक आलमी मज़ाहमत थी, बाएं बाजू की एक उठान थी, उसके वो नुमाइंदे थे पाकिस्तान में। उन्होंने एक लेफ्ट की पार्टी कायम की और वो सारा कुछ किया। उसके बाद उनकी बेटी जो थी, उन्होंने उस मिशन को आगे बढ़ाया और बड़ी डट के मुकाबला किया जनरल ज़िया की आमरीत का। इसमें तो कोई इनकार नहीं है, हमारी तारीख के रोशन बाब हैं। लेकिन अब वो वाकया जो था, बेनज़ीर का इस्तकबाल था, मैं उस वक्त तो स्कूल में था, मुझे खुद याद है, मैंने माल रोड पे खड़ा हुआ था, लेकिन अब मेरे बाल सफेद हो गए हैं, मैं खुद बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच गया हूँ। अब आज की बात करें ना, 2021 में कौन ये जमहूरियत का मिशन, कौन सिविलियन सुप्रीमेसी और आइन की हुक्मरानी का एजेंडा आगे कर रहा है? मैं बिल्कुल उसका मोतरफ हूँ,
भुट्टो साहब का भी और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का तो बिल्कुल मैं फैन भी हूँ। बिनिश को पता है इस बात का, सबको पता है, सोलंकी साहब को पता है। मैं बरमला कहता हूँ कि बिल्कुल मैं बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो है वो हमारी अमर लीडर हैं। मगर आज के दौर में 2021 में जो काम मियाँ नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज कर रहे हैं, आप उनसे लाख इख्तिलाफ करें, आप कहें कि भाई इन्होंने जनरल ज़ियाउल हक की गोद से निकले, सही बात है। हाँ आप कहें कि जिन्होंने पंजाब में पैसे इन्होंने इनकी पार्टी में और ये वो इन्होंने ये बिलियनियर्स बन गए, ठीक बात है। मगर जो आज एक पोजीशन ली है, आज के दौर में इस हाइब्रिड निज़ाम में मियाँ साहब ने और खसूसन मरियम ने जिस तरह से वो 3 साल में मरी इसने बिनी से सही कहा 2017 में 16 में कोई गुमान नहीं था कि मरियम नवाज जो है इस लेवल के ऊपर वो बातचीत करेंगी और इस वक्त उन्होंने एक अपना नेशनल और देखिए कल के जलसे में मैं कल के जलसे पे इसलिए फोकस करना चाह रहा था वो तो बाकी बातें तो उनकी पुरानी हम सुनते आए हैं जो भी वो करते रहते हैं सेलेक्टर्स के बारे में आइन शिकन लोगों के बारे में लेकिन कल मरियम ने बड़ी अहम बात की उसने कहा कि पंजाब जो है वो उठ खड़ा हुआ है और वो ना सिर्फ अपने हकूक बल्कि दूसरे सूबों के हकूक भी गजब नहीं होने देगा ये बड़ी अहम बात है ये बात तो मियाँ नवाज शरीफ भी नहीं करते थे अगर आपको याद हो 90s में मियाँ साहब का अपना ही उनका एक पूरा वो था हल्का मरियम इस वक्त बलोच लोगों के लिए बात कर रही है मरियम केपी का जिक्र करती है सिंध जाके कहती है मैं बेटी हूँ तो हमें उसको भी एक्नॉलेज करना चाहिए तमाम तर उनकी कोताहियों और जो खामियां हैं उसके बावजूद तो मैं उस लेवल उस हद तक बीनिश से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं लेकिन सोलंकी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं मैंने देखा आपने हाथ से कुछ इशारा किया जी सोलंकी साहब नहीं जी, मैं इशारेबाजी नहीं करता। बात ये है कि जो सूरत हाल बनी है, उसमें ये बात करना कि जी हमने ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं या हमने ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, वो भिटाई का एक शेर है, उसका मतलब कुछ इस तरह से है कि दुखों वाले आओ दुखों की बात करें। किसी को कम है, किसी को ज़्यादा है, ये नहीं देखना। तो बात ये है कि एक लोगों के लिए एक अच्छी खबर थी कि पाकिस्तान के अंदर सिविलियन बालादस्ती, आइन की हुक्मरानी और बनास्पति जमहूरियत के खात्मे, बगैर मिलावट वाली जमहूरियत और हाइब्रिड निज़ाम के खात्मे के लिए एक नज़र आ रहा था कि एक कौमी इत्तेफाक राय बन रहा है। ये पिछले चंद दिनों में जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो ये सिलसिला शुरू हुआ है, उससे उसको सख्त नुकसान पहुंचा है। मेरे ख्याल में ये जो 20 सितंबर को पिछले साल जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसके नतीजे में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट या पीडीएम बनी, उसके अंदर एक नुक्ता ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन का भी था कि सच और मुसालिहत, और इशारा तो उसमें ये था कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी आप मिलकर बैठें और दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ भी मिलकर बैठें और अपने अपने हिस्से का सच बोलें, अपने अपने हिस्से की गलतियां और जराइम उनको तस्लीम करें। मुझे नहीं पता कि उस पर कोई अमल होगा नहीं होगा, ये मुमकिन होगा नहीं होगा। बात तो अच्छी है, लेकिन मेरे ख्याल में वक्त आ गया है कि कम से कम ये दोनों बड़ी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, ये आपस में जरा ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन तो कर लेना, तो भी बड़ी बात होगी। खास तौर पर जो सियासत के तालिब इल्म हैं, उनके लिए भी एक अच्छी बात होगी। जो बुनियादी बात है वो तो वही है जो कि रजा रूमी कर रहे हैं कि इस वक्त जो चैलेंज है उसमें आपने क्या करना है, माजी में आपने क्या किया था उसको छोड़ दें, क्योंकि चंद दिन पहले
ये कहा गया कि हमें माज़ी को दफ़न करके आगे बढ़ना चाहिए, तो उसका इतलाक़ सिर्फ़ 2 पड़ोसी मुल्कों पर नहीं होना चाहिए, 2 बड़ी जो सियासी जमातें हैं, उन पर भी होना चाहिए। और बात ये है कि माज़ी जो है, वो बड़ा बेरहम है। उसमें गलतियाँ सब ने की हैं, कुछ ने ज़्यादा की हैं, कुछ ने कम की हैं, उसका हिसाब करने का कोई फ़ायदा नहीं है। असल बात ये है कि आज आप क्या कर रहे हैं? वैसे अगर आप कहेंगे तो 90 के दिहाई में पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जो बाद में नून बन गई, और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, उनकी जो मुख्तसर दौर दौर की जो हुकूमतें रही हैं, उन्होंने एक-दूसरे के साथ कोई कम नहीं किया। हमें एक ज़रा एक तरह से खुशी हो रही थी कि कम से कम मरियम और बिलावल, एब्सोल्युटली, उन दोनों एब्सोल्युटली। उन दोनों के पीछे कोई बहुत तल्ख़ माज़ी नहीं है, एक-दूसरे को पे हमला करने का, एक-दूसरे को जेल में डालने का, एक-दूसरे के ख़ानदानों को घसीटने का। अ, इन दोनों नौजवानों के पास ऐसा कोई तल्ख़ माज़ी नहीं था। लेकिन ये पिछले 2-4 दिनों से जो एक-दूसरे के खिलाफ बयानबाज़ी हो रही है, वो इट्स इन बैड टेस्ट। अ, एंड अनकॉल्ड फॉर। जब मरियम ने ये बात की ट्वीट में कि इमरान खान पे तंज़ करते हुए कि जी आप ज़्यादा खुश ना हों, कुछ और लोगों को तैयार किया जा रहा है, तो बहुत सारे लोगों ने इसका इशारा पीपुल्स पार्टी की तरफ समझा। हुँ, हुँ, और क्योंकि इसकी वज़ाहत नहीं की गई कि जी आपकी तरफ नहीं है इशारा, किसी और तरफ है, और उसको हुँ, क्वालिफ़ाई नहीं किया गया, तो इस बात को तक़वियत पहुँची कि जी आप पीपुल्स पार्टी पर एक तरह से अटैक कर रहे हैं। हुँ, अगर ख्वाजा आसिफ या दूसरे लोग इस तरह की बात करें, जिनकी माज़ी में काफ़ी एक-दूसरे पर हमलों की एक तारीख़ रही है, तो उसको शायद नज़रअंदाज किया जा सकता था। लेकिन आज फिर बिलावल ने जो जिस तरीके से उसका जवाब दिया है, वो यकीनी तौर पर उसका निशाना मुस्लिम लीग नून है, और इससे ये मामला जो है वो और मज़ीद तक़वियत पकड़ेगा। ये कहना कि जी मैं चाहता तो मैं अपने किसी नायब सदर से इसका जवाब हुँ, दिलवा सकता हूँ, तो हुँ, उसका इशारा भी डायरेक्टली मरियम की तरफ है, क्योंकि वो मरियम की एक तरफ। पार्टी की नायब सदर है। तो मैं समझता हूँ कि ये मुझे जो तवक्कुआत थी इन दोनों लीडर्स से, उन दोनों ने मुझे मायूस किया है। ये जो इस वक़्त पाकिस्तान को जो सियासी चैलेंजेज़ हैं, अ, ये उसका जवाब नहीं है। हुँ, ये ऐसे वक़्त में कि जब जमहूरियत के लिए और सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए जदोजहद की ज़रूरत है, उसमें आप जो है वो अ, पोरस के हाथी की तरह से अपने लश्कर को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। हुँ, और वो तमाम लोग जो चाहते हैं कि मुल्क के अंदर इत्तेफ़ाक की राय हो, उनको तकलीफ़ पहुँची है। हुँ। बहुत अच्छी बात अ, कही आपने सोलंकी साहब कि रज़ा, ये मैं अ, इसमें आई एम रियली जी, सॉरी, आई जस्ट वांट टू ऐड वन मोर प्लीज़। मोर थिंग, क्योंकि सोहरवर्दी साहब जो हैं आज बड़े एक अलग टेंजेंट पे हैं। अच्छी बात है, होना चाहिए, पर आज मैं बड़ी दुखी हूँ। उसकी आधी रीज़न तो सोलंकी साहब ने आपको बताई ही है कि जो हुआ। मुझे पता दुःख क्यों हो रहा है। आपको पता है आपके प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर पिछले कुछ अरसे से मैं वन्स अ वीक रेगुलरली आ रही हूँ। और मैं बड़ा ऐसे मतलब खुलकर और मीडिया बड़ा रिव्यू में मज़े मैंने से ऐड भेज मैं दिया बिलावल लीसी पे की तारीफ़ भी कर रही थी, और डीजीपीआर से पीपल्स मीडिया पार्टी को रिव्यू। डिफेंड भी कर रही थी, कि भई बड़ी अच्छी सियासत कर रहे हैं। मुझे पता है क्या दुःख हुआ? अब से थोड़ी देर पहले मेरा 7 बजे अपना लाइव शो था, मेरे लाइव शो के बीच में ये ब्रेकिंग न्यूज़ आई। जब मंसूरा में बिलावल साहब जो हैं, वो खड़े हुए थे सिराजुल हक साहब के साथ। मतलब आप ये देखें कि आपकी पार्टी लेफ्ट की पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमेशा से रही है। लेकिन पिछले आप 3-4 सालों से देख लें कि क्या है, चेयरमैन सेनेट बनाना है, तो मौलाना साहब क्या है को की इमामत में चले जाते हैं।
ऑपोजिशन लीडर अपना सेनेट में बनाना है तो आप सिराजुल हक साहब की इमामत में चले जाते हैं। फॉर गॉड सेक, आई मीन बिलावल is supposed to, he deserves, he is, he can, he has this thing कि वो पाकिस्तान का फेस बन सकते हैं। बिलावल वो ऑपोजिशन लीडर या बिलावल वो शायद लीडर बन सकते हैं जिसको मैं प्राउडली ओन करूं कि यस ही इज माय लीडर, ही इज द लीडर, ही इज द फेस ऑफ पाकिस्तान। लेकिन सिर्फ एक सीट, एक मुफाद के लिए, सिर्फ एक मुफाद के लिए आपने अपनी पार्टी का पूरा नजरिया बन जाएंगे। वही मुद्दा वही है ना, ऑपोजिशन लीडर वाला ही मसला है ना अभी इस टाइम पर। चेयरमैन सेनेट का मसला है, ऑपोजिशन लीडर सेनेट में पीपल्स पार्टी अपना चाहती है, डेढ़ शाना बन रही है, मतलब कि चेयरमैन सेनेट भी चाहिए, अदालत के जरिए वो यूसुफ रजा गिलानी बन जाए और ऑपोजिशन लीडर सियासी जोड़ तोड़ के जरिए हम शरीर रहमान साहिबा को बना दे। भाई बना दे, आप शायद बना भी लेंगे, आप बना लेंगे भाई सर, आप बहुत बड़ी सरकार है, जोड़ तोड़ के माहिर, आप बना भी लेंगे। लेकिन जो आप नजरिए को डैमेज करेंगे ना, वो बहुत गलत हो जाए। जी बिलावल की एक लेगेसी है, जुल्फिकार अली भुट्टो के वो क्या कहते हैं कि आगे जनरेशन है, बेनजीर भुट्टो साहिबा के वो साहबजादे हैं, मतलब उनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। और बिलावल के अंदर आई एम श्योर आप सब लोग बिलावल से मिले हैं, पर्सनली भी मिले हैं, मैं भी मिली हूँ, पर्सनली भी एक ताल्लुक है, प्रोफेशनली भी एक ताल्लुक है। आई नो ही हैज अ लॉट ऑफ स्पार्क। लेकिन जो सी के एक मुफाद की सियासत में, एक मुफाद की सियासत ने क्या कर दिया, तो मैं बड़ी दुखी हूँ। तो आप सोहरवर्दी साहब को पहले बता दिया, बाकी जितना हमारा शो रहेगा ना उसमें तंग ना करें, आराम से सीधा सीधा तज्जिया दे, बाकी कल के अगले हफ्ते देखी जाएगी क्या होगा, क्यों जख्मों पे नमक छिड़कना है। और ये देखने वाले जो इस टाइम पे खुश हो रहे होंगे ना कि हाँ 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 बीनेश बड़ी दुख हो गया, वो कुछ ऐसे शरारती लोग भी होते हैं ना रजा साहब, जो देख रहे होंगे और कह रहे होंगे हाँ हाँ बड़ा मजा आ रहा है, ये सारे रो रहे हैं, पीडीएम टूट गई और ये दुख पीडीएम के टूटने का नहीं, नजरियात को नुकसान पहुंचाने का। सियासत कोई बुरी चीज नहीं है, नजरिए की सियासत होती है ना, सिर्फ एक टेम्पररी मुफाद के लिए आप अपने नजरियात को खत्म कर देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या नजरिया था, मैंने जरा सी मरियम बीबी की यहाँ पे तारीफ कर दी कि भाई वो तारीफ रकम कर रही है क्योंकि वो हमारी, मतलब ऑब्वियसली शी सीनियर टू अस, लेकिन मैं उम्र में बहुत बड़ी है, लेकिन जाहिर सी बात है उनकी सियासत को तो मैं विटनेस कर रही हूँ ना, जैसे मैंने बिलावल की सियासत को विटनेस किया है, पर्सनली विटनेस कर रही हूँ। तो मैंने जरा सी तारीफ कर दी तो फौरन मुझे आप बीबी साहिबा की तरफ ले गए। तो आप ये देखें कि बेनजीर भुट्टो की पार्टी का आगे इन्होंने क्या हाल कर, एक सीट के लिए। बिलावल यही कह रहे थे ना इमरान खान को कि एक सीट के लिए, क्या कहता, ओल्ड ग्रम्पी मैन। मैं बड़ा खुश हुई थी कि यार कहाँ से बिलावल ये टर्म निकाल के रहता है। आज क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं, मूड खराब हो गया मेरा। चलें बोलें सुअरवर्दी साहब। चलिए, मूड तो नहीं, आप सही कह रही हैं बिनिश, ये बातें, नजरियात की बात तो बिल्कुल आपने सही कही। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि पीपल्स पार्टी की लेगेसी जो है, जब वो इसका जिक्र करते हैं जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद का, बेनजीर भुट्टो शहीद का, आमिरों के खिलाफ लड़ाई का, जिद्दोजहद का, तो फिर जाहिर बात है उनसे तवक्कुआत भी ज्यादा होती हैं। और यही वजह होती है कि जब हम थोड़ी बहुत तनकीद करते हैं, हमसे बहुत नाराज होते हैं ये पीपल्स पार्टी वाले, सोशल मीडिया पे पूरा हंगामा आ जाता है कि जी ये पीएमएलएन का साथ दे रहे हैं, या ये हो रहा है या वो हो रहा है। असल बात ये कि हमारी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है पीपीपी से, पीएमएलएन से तो हमारी कोई एक्सपेक्टेशन है, पीएमएलएन तो हमें थोड़ा बहुत हैरान कर रही है अपने नए अवतार से, लेकिन पीपीपी से तो हमारी हमेशा से तवक्कुआत, और जो भी पाकिस्तान में तरक्की पसंद लोग हैं, रोशन ख्याल लोग हैं, नजरियात रखने वाले हैं, उन्होंने हमेशा पीपल्स पार्टी के लिए सिंपैथी रखी है। जो कुछ उस खानदान के साथ हुआ, जो कुछ उस पार्टी के साथ किया गया। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं, और अगला हमारा जो टॉपिक है वो है गिलानी साहब गए हैं अदालत में। जी सोहरवर्दी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। बिल्कुल, तो गिलानी साहब गए हैं अदालत में, और अब उनको ये जो बदलते हुए हालात में बहुत से हमारे दोस्तों का कहना है कि उनको शायद रिलीफ भी मिल जाएगा और वो चेयरमैन मुंतखब हो जाएंगे। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो सोहरवर्दी साहब, आप अपना कमेंट भी दे दें और गिलानी साहब के अदालत का दरवाजा खटखटाने पर भी अपना तबसरा करें। आप क्या देख रहे हैं, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? पहली बात तो ये है कि देखें, जो स्टांस है ना, वो किसी एक तकरीर या एक किसी मौके पे कोई लिया हुआ पॉलिटिकल स्टांस, किसी एक वक्त बात की हुई पॉलिटिकल स्टांस की बात नहीं, इट हैज टू बी सस्टेनेबल। मतलब जद्दोजहद में, नजरिए में और आपकी जो बात है उसमें तसलसल जो है वो बहुत जरूरी है। अब मतलब आप नवाज शरीफ साहब की तकरीर के बड़े मद्दाह हैं, मतलब इसी बाजवे को तो उन्होंने वोट डाला एक्सटेंशन के लिए।
और जी। फोन करते रहे हैं सबको कि हाँ मेरा फैसला है। ख्वाजा साद रफीक को जेल में उन्होंने बात कराई। साद रफीक साहब ने कहा मुझे पता ही नहीं नवाज शरीफ ने फैसला किया या नहीं किया। उन्होंने कहा आपके भी बात कराते हैं लंदन। उन्होंने बात कराई, हाँ हाँ मैंने फैसला कर लिया, दे दें आर्मी एक्ट पे बाजवा साहब को वोट। तो मेरा मतलब है कि वो भी तो 2019 ही था, 20 ही था, वो कौन सा मैं 1944 की बात कर रहा हूँ। और मैं, मेरा मतलब है कि बात कर रहा हूँ सन 57 की। मैं भी तो 2019 की और 20 की बात कर रहा हूँ। और मुझे शक है, मुझे पूरा खदशा है कि 2022 में फिर ये जब नई टर्म की बात आएगी फिर वोट डाल देंगे, क्योंकि इन्होंने 2019 में भी वोट डाल दिया था और ये फिर दोबारा डालेंगे वोट। और ये मियां साहब की जो है ये सियासत का एक तसलसल है जिसमें वो कहते हैं पलटना झपटना गिरना वाली बात है। आगे पीछे जलावतनी, जेल, अंदर बाहर, बातचीत, जुबैर मुशर्रफ, बातचीत, कभी को ब्रिगेडियर मिल जाता है बातचीत के लिए, कभी जुबैर मिल जाता है बातचीत के लिए, बातचीत भी करते रहते हैं और स्टांस भी लेते रहते हैं। ठीक है, वोट बैंक भी उससे कायम रहता है और बातचीत भी चलती रहती है। तो लिहाजा मैं तो कोई इतना मदा और मुझे तो कोई तारीख रकम होती नजर नहीं आ रही। मेरे तो खदशात हैं कि मेरा मतलब है कि कब इनकी भी डील हो जाए। इन्होंने कौन सा कहा है कि जब हमारी डील नहीं होगी तो हम किसी सूरत भी नहीं करेंगे। जब होगी सबसे पहले करेंगे, चाहे जुबैर के जरिए करें चाहे शहबाज के जरिए करें। सवाल तो ये है करनी किसके जरिए है। तो एक तो ये मेरा इस पे जाती तौर पे, और ये जो वक्ती तकरीरें हैं खून को गरमाने के लिए, इनसे मेरा मतलब है कि अब 30 साल की जर्नलिज्म के बाद हम तो इससे कोई इतने ज्यादा इम्प्रेस नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने तो 30 साल में बहुत जगह यू टर्न भी देखे हैं। और जब भी मैंने कुलसूम नवाज की गाड़ी को कारकुनों को उठाते भी देखा है और फिर सूटकेसों को जदे जाते भी देखा है। वो कारकुन, या मैंने यहाँ 10 साल जावेद हाशमी को जेल में देखा है, हथकड़ियों में लाहौर पेश होता था, हथकड़ियों में जाता था, और बाद में उसे जाती उमरा के गेट पे खड़ा होते भी देखा है कि मियां साहब अंदर मिलने का टाइम नहीं दे रहे थे, और ये भी नहीं देख रहे थे कि 7 साल तो उसने मुशर्रफ की सबसे ज्यादा जेल काटी हुई, ठीक है ना, और उसके लिए कोई जगह नहीं थी। तो ये पाकिस्तान की सियासत में बहुत हमने देखे हैं और बड़ी बड़ी तारीख यहाँ पे रकम होती देखी है कि जिन लोगों ने मुशर्रफ से मार खाई है बाद में नवाज शरीफ साहब उन्हें हाथ मिलाने के लिए भी तैयार हो। तो जी। बाकी यूसुफ रजा गिलानी साहब की बात करते हैं, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है। ये तो मेरा मतलब है ये थिएटर तो लगा ही रहता है नवाज शरीफ साहब वाला और मरियम नवाज वाला, और तो कब क्या हो जाए मैं तो कोई इतना पुरुमीद नहीं हूँ। देखो ना, उनसे बेहतर तो वैसे वो लोग हैं वैसे जो वैसे सोहरवर्दी साहब, सॉरी पहले मैं आपकी बात काटना नहीं चाहती थी, लेकिन वैसे सच्ची में दिल पे हाथ रखिए, अभी मेरे सामने आप दिल पे हाथ रखिए, आप मरियम नवाज का कोई किरदार नहीं देखते। नहीं मैं नहीं, सर सच बोलना है। नहीं सौदा कर लेंगे, पहले भी किया फिर बिल्कुल नहीं। करेंगे। आपको लगता है फिर मरियम नवाज ने कुछ नहीं किया? मतलब कोई अभी उसकी फॉलोइंग नहीं है, उसने कोई डेट नहीं डाला, कुछ नहीं किया। फॉलोइंग नवाज शरीफ की है, वो जिसको दे दे, जैसे भुट्टो की फॉलोइंग थी उसने बेनजीर को दी, आगे जद्दोजहद है। अभी तो सफर शुरू हुआ है। अभी तो मेरा मतलब है कि अभी तो क्या मेरा मतलब है, अभी तो गेम थिएटर का पहले 15 मिनट नहीं चली फिल्म और आपने कहा फिल्म अरे ओ सुपर हिट सर, है। जितनी भी गेम चल गई है वो खेल नहीं रही है नहीं कि नहीं कोई खेल नहीं, रही, मैं यही कोई पूछ रही हूँ खेल सर। नहीं। जितनी भी चली है, 1 मिनट, 5 मिनट, ओदे 10 मिनट, ओदे उन्हें कोई ओदे लगता है डेढ़ बोल पाया है, कोई किरदार उन्हें अपना बिनिश दिखता है कि नहीं बिनिश दिखता, मैं यही नहीं पूछ बिनिश रही तो हूँ। नहीं नहीं बिनिश एक तो नहीं मैं मिनट ये तो कहना देखो। फिर चाहिए, नहीं, बिनिश तो मैं 1.5 ये, साल ट्विटर बंद रहा है, 1.25 साल ट्विटर बंद रहा है, 1.25 साल। ये अभी पंजाब में मुफाहमत की है सीटों के ऊपर, सर नहीं की वो तो पीटीआई के सोहरवर्दी साथ साहब ने कह दिया ना, गलतियां तो सबसे हुई हैं। नहीं नहीं मैंने कब ये ये कहा कि मैंने कब ये एक कुछ महीना किया कि मरियम एक को महीना स्पीकर बनना तो बहुत एक अच्छा काम हुआ। एक जी। महीना पहले सेनेट के इलेक्शन में पंजाब में क्या हुआ है? हाँ, नहीं हुई बंदरबांट पीटीआई के साथ? क्या अच्छा मरियम वो नवाज की मर्जी के बगैर हो गई बिल्कुल है? ठीक वो है। बात ये वो देखिए सवाल है जिसके ऊपर हमने मतलब तनकीद भी किया, हमने मतलब सवाल भी मतलब पूछे। आज मुजम्मिल कह रहे भाई, हैं कि फक्त अगर पीपल पार्टी फक्त एक सीट पर आपने नहीं, यहाँ फक्त एक सीट पर पंजाब में सारे मुकमुका किया पीटीआई के साथ बैठ के, चौधरी परवेज लाई के घर बैठ के मुकमुका नहीं किया है। वो मरियम की मर्जी के बगैर हो गया है। शहबाज शरीफ ने जेल से बैठ के मुकमुका कर दिया है। नहीं तो तो क्या नहीं कर मेरा सकते मतलब शायद? ये 3 मार्च को जेल भी में आपने बैठे बैठे नहीं मुकमुका कर किया सकते। है, नहीं सर, मैं चौधरी वैसे पूछ परवेज रही लाई हूँ। देखिए के घर देखिए बैठ के मुजम्मिल भाई, किया है। पता है नहीं सर, आपको क्या जेल बात है? से भी तो जेल देखिए, से भी तो पार्टियां चलती हैं, मुल्क के बाहर से भी तो पार्टियां चलती हैं। मैं अच्छा उनकी बिनिश गलतियों और को मुजम्मिल, जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ। अब मैंने मैं तो सिर्फ सर ये पूछा, फिर आपने मैं कहा बोला इलेक्शन चलता रहता है, मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रही हूँ कि क्या मुझे आपको तो वाकई मुझे तो एक तरफ पंजाब का मुकमुका नजर आता है सेनेट इलेक्शन में, दूसरी तरफ तकरीर नजर आती है। मैं इस दो अमली को क्या कह लूं? हाँ जी, अच्छा सोहरवर्दी साहब देखें,
आपको पता है कि बात ये कि बीनिश जो है ना मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है, इसलिए मैं तो उसकी साइड ही लूँगा। और चाहे अब मैं आपके ख़यालात से इत्तेफ़ाक भी करूँ, अक़लियत की बिना के ऊपर, लेकिन बीनिश का साथ देना मेरा जो है फ़र्ज़ है। इसलिए मैं बीनिश के बिहाफ़ पे आपको एक ही जुमला कहूँगा और वो आप नोट कर लीजिए और कहीं भी देना हो, इस्तेमाल करना हो तो कर लीजिएगा। और वो है जुमला, रोक सको तो रोक लो। तो चलिए अगले अगले बढ़ते हैं टॉपिक के ऊपर। और वो वो टॉपिक है जनाब गिलानी साहब का। ये अब अपनी बात कंप्लीट कीजिए। गिलानी साहब चेयरमैनशिप उनको मिलेगी या नहीं? खोरवर्दी साहब। मिलनी चाहिए। मेरा मतलब जो प्राइस पीपल्स पार्टी ने पे की है, इस वक्त जो प्राइस पीपल्स पार्टी ने पे की है, जिस पर आज देखे ना, सोलंकी साहब के लिए भी आज पीपल्स पार्टी का दिफा मुश्किल है, ठीक है ना। इस प्राइस के बाद मेरा मतलब है कि उन्हें चेयरमैन सेनेट भी मिलना चाहिए। और अब इससे बड़ी एक प्राइस उन्होंने पे की थी 2018 में, जब उन्होंने बलूचिस्तान की गवर्नमेंट गिराई थी, जब उन्होंने संजरानी को चेयरमैन सेनेट बनाया था, और उसके बाद उनके साथ धोखा हुआ था और मानना चाहिए कि उनके साथ एस्टेब्लिशमेंट ने धोखा किया था। और उसके बाद वो मजबूर, और उन्होंने उस वक्त देखे ना जी, उस वक्त भी सब कह रहे थे पार्लियामेंट में नहीं जाना, और लेकर गई पीपल्स पार्टी सबको पार्लियामेंट में। आज जितनी गेम चेयरमैन सेनेट की फंसी हुई है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की गेम इससे सादा और सीधी थी ऑपोजिशन के लिए। अगर उस वक्त इत्तेजाज की जगह यूसुफ रजा गिलानी को पीपल्स पार्टी टिकट दे देती, तो पूरी नून लीग ने, पूरी जेयूआई ने, सब ने यूसुफ रजा गिलानी को सदर पाकिस्तान के लिए वोट डाल देने थे। मैं मौजूद था उस एपीसी में जो मरी में हुई ईद के दूसरे दिन, जहां यूसुफ रजा गिलानी, खुर्शीद शाह, राजा परवेज अशरफ और शीरी रहमान गए। शहबाज शरीफ ने उसको होस्ट किया हुआ था, फजलुर रहमान वहां मौजूद थे, जमात इस्लामी के लियाकत बलोच, एएनपी के बलोर, अचकदई सब बैठे हुए थे और सब ने हाथ जोड़े पीपल्स पार्टी के। अल्लाह के वास्ते इत्तेजाज हसन को बदल के गिलानी को दे दें, सबका सदर है और जीता हुआ सदर है। लेकिन जरदारी साहब ने उस वक्त तय किया हुआ था कि मैंने सदारत जो है वो पीटीआई को गिफ्ट करनी है, उन्होंने की। उसके बाद जब उन्होंने शहबाज शरीफ को वोट नहीं डाला, हालांकि खुर्शीद शाह को स्पीकर के लिए नून लीग ने वोट डाला, लेकिन फिर जरदारी साहब ने चूंकि इमरान खान को सेफ पैसेज देना तय किया हुआ था, लिहाजा उन्होंने यकदम एक शहबाज शरीफ की पुरानी तकरीर निकाल के कहा हम नहीं डालते वोट शहबाज शरीफ को। और उसके नतीजे में इमरान खान को, जो यूसुफ रजा गिलानी के जो इलेक्शन में हाल हुआ है, वो इमरान खान के वजीर आजम के इलेक्शन में हो जाना था। लेकिन उस वक्त भी आसिफ जरदारी साहब ने सेफ पैसेज दिया, लेकिन उसके बाद उनके साथ एस्टेब्लिशमेंट ने और इमरान खान ने बहुत बुरा सलूक किया। उनके साथ वो तमाम वादे तोड़े गए और उन्हें यूज करके फेंक दिया गया। मैं कहना नहीं चाहता एज अ टिश्यू पेपर, लेकिन जरदारी साहब ने बाउंस बैक किया पीडीएम को बना के। इस पीडीएम को बनाने के लिए जरदारी साहब जेलों में नवाज शरीफ को बिलावल मिलने गए हैं, शहबाज शरीफ को मिलने गए हैं, हर एक के घर गए हैं और जाकर मनाकर उन्होंने पीडीएम बनाई। अगर वो दोबारा उनके साथ वही होना है तो फिर जरदारी सब पे भारी ना हुआ। इस जरदारी को पहले भी एस्टेब्लिशमेंट ने यूज करके फेंक दिया, कुछ नहीं मिला, पार्टी भी तबाह की और मेरा मतलब पल्ले भी कुछ नहीं आया। अब भी अगर उन्हें चेयरमैन सेनेट नहीं मिलता, मरकज में शराकत इक़्तिदार नहीं मिलती, तो इस सारे खेल का जरदारी साहब को क्या फायदा। 4 केसों के लिए वो ये खेल खेल रहे हैं, तो बड़े अफसोस की बात है। और अगर इक़्तिदार का खेल खेल रहे हैं तो फिर ठीक खेल रहे हैं, फिर मिलना चाहिए इक़्तिदार। हमें पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में नजर आनी चाहिए, मरकज में उसके 8 वजीर फौरन अलग लेने चाहिए। हमें उनको नजर आना चाहिए कि पंजाब में भी जो उनके 7 एमपी हैं, उनमें से 3 को वजीर बनना चाहिए पंजाब में भी। समझ आए ना कि यार आप शरीके इक़्तिदार हो गए हैं, आप साथ चल पड़े हैं। आप जमात इस्लामी ना बने कि ना मैं ऑपोजिशन में हूँ, ना मैं हुकूमत में हूँ, मैं जमात इस्लामी हूँ, मैं सिराजुल हक हूँ। मेरा मतलब है आसिफ जरदारी इस मुल्क का सिराजुल हक बनने जा रहा है, तो बड़े अफसोस की बात है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि उनका चेयरमैन सेनेट बनना चाहिए। इट्स टाइम कि उनका चेयरमैन सेनेट बनना चाहिए और कोई री इलेक्शन की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हुन नहीं जो वोट पाने किसी ने गिलानी, हुन भी निकलने ने दोबारा चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हो गया तो हुन भी निकलने ने, हुन पिछले इलेक्शन ਨੂੰ सही कराने, मतलब कोर्ट ने कहा दोबारा करा ले तो किने देने गिलानी ਨੂੰ वोट हुन तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं बन रहा। 26 वोट ने नून लीग को और फजलुर रहमान को, 5 ने पीपल पार्टी को नहीं बन सकते गिलानी साहब। वो सिराजुल हक के पास क्यों गए हैं वो एक वोट लेने कि 26-26 बराबर हो जाए।
और ये गेम उन्होंने पहले भी खेली थी जब वो शहबाज शरीफ को कायदे इख्तिलाफ से हटाना चाहते थे। फजलुर रहमान को उन्होंने कहा कि आप बिलावल को लिख दें तो हम बिलावल को लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाते हैं, लेकिन तब फजलुर रहमान साहब को चूंकि ताजा हाथ लगे थे सदारती इंतखाब में, फजलुर रहमान साहब का ख्याल था कि पीपल्स पार्टी को उनकी हिमायत कर देनी चाहिए थी, तो उन्होंने नहीं दिया। लिहाजा मैं समझता हूँ कि मुझे उम्मीद है इस बार जरदारी साहब ने पिछले तमाम धोखों की नजर में, जब आप एक दफा बैंक से डिफॉल्ट कर जाएं तो अगली दफा कर्जा लेने जाएं तो गारंटी सख्त हो जाती हैं, कोलेटरल सख्त हो जाता है। तो मेरे ख्याल में इस बार गारंटीज और वैसे भी उन्होंने ठीक लिया होगा। वैसे भी वो मुजम्मिल भाई वो कहते हैं ना कि मोमिन जो है वो एक सुराख से 2 बार नहीं ठसा जा सकता, इसलिए अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मोमिन है वाकई में वो, और वो जैसे जाएंगे। सोलंकी साहब आपका क्विक कमेंट उसके साथ। देखें जी, बात ये है कि गिलानी साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए हैं, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ ये है कि यूसुफ रजा गिलानी एक वोट से सेनेट चेयरमैन मुंतखब हो चुके हैं। उनके साथ मुजफ्फर शाह ने, हुकूमत ने, पीटीआई सरकार ने, कैमरे वाली सरकार ने ज्यादती की है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जहां पर ये गई है पिटीशन, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। मुझे तवक्को है, उम्मीद है कि फैसला उनके हक में होगा। वो हल्फ उठाएंगे सेनेट चेयरमैन के। मुझे नहीं मालूम कि हमारी दोस्त शेरी रहमान लीडर ऑफ द अपोजिशन बनेगी या नहीं बनेगी। बात यह है कि अब ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी ने पीडीएम से बाहर अपना लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाने का फैसला किया है। अब सिराजुल हक उनको वोट देते हैं या नहीं देते हैं, इतलात तो ये है कि उन्होंने कहा है कि जी मैं आपको वोट दूंगा। उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐलान नहीं किया, लेकिन मेरी मालूमात ये है कि उन्होंने ऐसा कहा है कि मैं आपको वोट दूंगा। अब शेरी रहमान जमा इस्लामी के वोट से आगे चल के लीडर ऑफ द अपोजिशन बनती हैं या नहीं बनती हैं, आर्जी तौर पर कोशिश ये की जा रही है कि यूसुफ रजा गिलानी को लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाया जाए और बाद में फिर ये ट्रांसफर हो। ये होता है या नहीं होता है, लेकिन ये बात अब जाहिर है कि पीपल्स पार्टी और बाकी मांदा पीडीएम है, उसके रास्ते जो है वो अलग हो चुके हैं। और इस मुल्क के अंदर जो जमहूरियत का जो मुस्तकबिल है, उसके लिए ये बुरी खबर है। इसका मतलब है कि 90 की जो सियासत है वो उसी तरह से जारी रहेगी। अब अगर इंतखाबात होते हैं तो उसके नतीजे में अगर नून लीग हुकूमत बनाती है तो फिर पीपल्स पार्टी उसकी उसी तरह से टांगे खींचेगी जिस तरह से पीटीआई टांगे खींचती थी। और अगर पीपल्स पार्टी बाकी जमातों के साथ मिलके किसी तरह से हुकूमत बनाती है तो नून लीग जो है वो उसकी टांगे खींचेगी। तो ये जो चूहे बिल्ली का जो खेल है वो उसी तरह से जारी रहेगा। और मुझे यकीन है कि कौन उससे खुश होगा वो सबको पता है। जी बहुत शुक्रिया, वक्त हमारा बिल्कुल अब खत्म हो चुका है। मैं आखिर में मारवीज हरमद ने हमें ज्वाइन किया है, वो काफी सारे कमेंट्स छोड़े उन्होंने। बीनिश वो ये कह रही है कि आपको जमात इस्लामी पे अफसोस हो रहा है, लेकिन पीडीएम के सरबराह तो खुद एक मौलाना फजल रहमान है, तो अब ये भी ना भूलें। नहीं, मौलाना फजल रहमान पे बेनजीर भुट्टो को और नुसरत भुट्टो को तो कोई एतराज नहीं था। उन्होंने एमआरडी में उनको शामिल किया था, वो जेल भी गए थे। अब मौलाना जो है, मौलाना से आप ये क्यों तवक्को रखते हैं कि वो जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी की सियासत करे? वो तो वही सियासत करेंगे जो कि उनकी सियासत है। तो सिर्फ मैं एक चीज कहना चाहूंगी, सोहरवर्दी साहब को पूरे नंबर दे दें इस आखिरी कमेंट के लिए। मेरी तो हिम्मत जवाब दे चुकी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सोहरवर्दी साहब, दे दें भाई, यूसुफ रजा गिलानी भी दे दें, उनको सब दे दें। पर प्रॉब्लम पता क्या है, मैं इस सोच में पड़ गई हूँ कि फिर हमारी अदालतें डिसाइड करेंगी कि अपर हाउस लोअर हाउस कैसे चलेगा, चेयरमैन सेनेट कौन होगा, ये अदालत डिसाइड करेगी। हद हो गई है। पीडीएम में रहना नहीं है, असूल की सियासत आपने करनी नहीं है। यूसुफ रजा गिलानी जब चाहिए था उसको तो आपको चले गए। अब इतनी अगर असूल हैं और इतने नजरियात हैं तो फिर यूसुफ रजा गिलानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ना नहीं चाहिए। यूसुफ रजा गिलानी रिजाइन कर सेनेटर से, क्योंकि पीडीएम की सपोर्ट से सेनेटर बात यह है कि जो मुजफ्फर शाह ने जो कुछ किया,
हाँ जी, देखे जो जी, मुजफ्फर शाह ने किया उसके लिए आप अदालत में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? नहीं आप चीफ क्या इलेक्शन रास्ता कमिश्नर है? के लिए बड़ी या अदालत या तो यही तो हमारी ये गलतियां जमात हैं। देखें, ये जो स्पीकर एनफोर्समेंट का बैठवाएंगे, ठीक है ये भाई सर, ये जो किसी ये सेनेटर जो ने गद्दारी स्पीकर तो का, नहीं की ना, चेयरमैन किसी का, सेनेटर ने डिप्टी दगा तो नहीं चेयरमैन दिया। का जो इलेक्शन आपने है, कहा नाम पर वोट लगा दें, उन्होंने नाम पर वोट लगा दिए। सर मैं असूल की बात कर रही हूँ, ठीक है, जाना है, एक ऑप्शन है, करें सर, हमारी थोड़ी सुनते हैं देखें या तो सियासतदान। बेहतर विनिश तो ये देखें बेहतर तो ये होता कि हमारी जमातें ये जो 50,000 जो आईनी तरमीम करा रही थी उसमें ये भी करते कि जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन है ये भी इलेक्शन कमीशन कराएगा। ये सेनेट की जो कमेटी है और वो सेक्रेटेरिएट है वो क्यों कराएगा? इसका मतलब तो ये है कि जो मुल्क का जो प्रेसिडेंट होगा, जिस जमात का होगा, वो किसी को भी प्रिजाइडिंग अफसर बनाकर वो जिसके वोट है उसको मुस्तरद करा के और उनके रिजेक्ट करा के और वो किसी को भी करा दे। ये क्या तरीका है? जी, लेकिन ये एक चीज इलेक्शन हम जो है खत्म कर देते हैं अच्छा कि ये मैं आप सबकी इजाज़त हम से जैसे जमहूरियत पसंद लोगों की गलत फहमी है, जो हम सोचते हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठे होकर के जमहूरियत को स्ट्रॉन्ग करेंगी और तवातुर से आगे चलाएंगी। आई थिंक सो अभी भी हम सबको अपने आप को पिंच करना होगा, एक रियलिटी चेक देना होगा कि अभी भी बहुत कुछ है, बिकॉज हर पॉलिटिकल पार्टी के अपने शॉर्ट टर्म मुफादात है। लेट इट बी पीपल्स पार्टी, लेट इट बी पीएमएल, लेट इट बी तमाम व्हाटएवर पार्टी। जमातें इकट्ठी नहीं होंगी, लेकिन अगर इस मुल्क के अंदर अक्सर सियासी जमातें सिविलियन सुप्रीमेसी और रूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर मुतफिक नहीं होंगी तो जिन्होंने इस्तेमाल करना है वो आपको पता है वो इस्तेमाल करते रहेंगे और कोई सूरत नहीं है। अभी राना सनाउल्लाह साहब का इंटरव्यू आ रहा है एक चैनल पे, उन्होंने कहा इसमें उन्होंने कहा है, अभी थोड़ी देर में ऑन एयर हो जाएगा, कि आसिफ जरदारी ने कहा कि मैं एक कमजोर आदमी हूँ इसलिए एस्टेब्लिशमेंट से नहीं लड़ सकता। तो हमने कहा जो कमजोर है वो चला जाए। हाँ, उन्होंने कहा, उन्होंने पीटीएम की मीटिंग में कहा, आसिफ अली तो जरदारी बस ने नवाज ठीक है, शरीफ से कहा तो बस कि मैं ठीक है। अपनी आवाम को एस्टैब्लिशमेंट से नहीं लड़वा सकता, और मौलाना साहब की तरफ इशारा करके आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि मैं अपनी फौज को दहशतगर्दों से नहीं लड़वा सकता। ओहो तो मीटिंग के अंदर उन्होंने दो पैगाम दो बड़े लीडरान को दिए। रजा नीड्स बस टू फिर क्लोज द शो राइट अगर नाउ। इसके आई नो बाद रजा भी बहुत टाइट हो गए। अगर इसके बाद भी मेरा मतलब मसाइल हल नहीं होते तो शिलंगी साहब फिर मेरा मतलब जरदारी पारी नहीं, जरदारी तो फिर बेवकूफी जो निकले। अच्छा जी, मैंने ये कहना है हमारा वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। ये जो आज की गुफ्तगू है मैं इसको अब चाहूंगा कि समाप्त कर दूं। बात ये है कि हमारी दोस्त मारवी बहुत सारे कमेंट्स छोड़ रही है। मारवी, आप हम आपको जल्दी इनवाइट करते हैं ताकि आप हमारे आमने सामने जरा अपने ख्यालात का इजहार करें। और आप आज पीपीपी को बहुत ज्यादा डिफेंड कर रही हैं, बिल्कुल आगे कीजिए और हम उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। देखिए, मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, जो बीनिश ने आखिरी बात ये कही है, सोलंकी साहब और मुजम्मिल साहब, वो इसलिए अहम है कि क्या ये हम इसी गर्दाब में क्यों फंसे हैं कि गैर मुंतखब इदारे जो हैं हमारी रियासत में, वो इदारे और महकमे, वो क्यों फैसले करते हैं अवाम की नुमाइंदगी के? उनको ये इख्तियार तो आइन देता ही नहीं है। इलेक्शन का मामला हो, इलेक्शन की सिक्योरिटी का मामला हो, बैलेट बक्सों का मामला हो, आरटीएस का मामला हो, या ये अलायंस बनाने का, अलायंस तोड़ने का, लॉन्ग मार्च करने का, ना करने का, डील्स करने का, ये क्यों सिलसिला है और ये क्यों हम इस गर्दिश में फंसे हुए हैं? कतई नजर इससे कि कौन किस पार्टी का सही है या गलत है, वो मुझे उस वक्त इस पे कोई वो नहीं है गरज। मगर यहाँ पर ये वाकया जरूर है कि जैसे अभी सोलंकी साहब ने कहा कि हम एक 1990s के एक बहुत ही अलमनाक और अफसोसनाक दौर, जो हमने सोचा था कि खत्म हो गया था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद 2006 में, हमें लगता है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी गया और साथ में दोबारा से वो दौर लौट आया है और इतने शदीद तरीके से लौट आया है कि अब हम उसकी ये फिल्म हमने पहले भी देख चुकी है। ये नौजवान जो लोग आज देख रहे हैं, शायद उनको ये बातें दिलचस्प लग रही होंगी, एक दूसरे पे हमले और ये सोशल मीडिया पे मीम्स करना, ये सारा ड्रामे और ये सारे तमाशे हमने खुद विटनेस किए हैं। जिस तरह से 1990s में पीपीपी और पीएमएलएन एक दूसरे के खिलाफ सफ आरा होते थे और कोई और फायदा उठाता था, कोई और उनको उकसाता था और बार बार हुकूमतें बदलती थी। हमें इस गर्दाब से निकलना है और ये गर्दाब से हम जब उसी वक्त तक निकलेंगे कि जब तक हमारे मुल्क में जो सिविल सोसाइटी है, जो सियासी पार्टियां हैं और जो अक्ल व दानिश रखने वाले लोग हैं, मीडिया के अंदर जो तबकात हैं, वो मिलकर एक चीज पर अग्री कर लें
कि इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए। आइन में जिस इदारे का जो काम है उसी को साझे, और जो अपनी आइनी हदूद से बाहर निकले, आइन शिकनी करे या आइन को वायलेट करे या आइन को बाईपास करे, उसको हम ना सिर्फ मजम्मत करें, बल्कि उसके खिलाफ एक जिद्दोजहद जो है उसका भी साथ दें। वो कोई भी कर रहा हो, वो कोई पार्टी कर रही हो, वो कोई लीडर कर रहा हो, वो कोई एक बोलने वाला हो, दो बोलने वाले हो, हमें उसका साथ देना चाहिए। हमें इससे कोई गरज नहीं है कि ये तीर जीतता है या बल्ला जीतता है या साइकिल जीतती है या शेर आता है। हमारी गरज जो है एक आज़ाद पाकिस्तान, एक जमहूरी पाकिस्तान, जहाँ पे मीडिया की आज़ादी हो, जहाँ पे लोगों को उनके हकूक मिले बराबरी से, और जहाँ पे वोट जो है वो चुराए ना जाएं, और फिर इलेक्शन हो, और अदालतों में बार-बार दरवाजे जाके खटखटा के डील करके अपना हक ना मांगना पड़े। इन्हीं ख़यालात के साथ आज के लिए खुदा हाफ़िज़, और कल 9 बजे हम आपसे दोबारा मिलेंगे। थैंक यू।